हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ लर्न पर स्वागत है। तो आज हम 19 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू देखने वाले हैं। उसके अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न में सारे के सारे कवर करने की कोशिश किया है और उसके अंदर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो उनके आंसर के साथ में यहाँ पे लाया हूँ। आप अपने आंसर यहाँ पे मिला लेना। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस कड़ी को। इसके अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं इसके अंदर प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं कि x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। ये पहले हम मैथ का कर लेते हैं। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालते हैं? इसका माइनस पहले y को कांस्टेंट मानते हैं और नीचे x को कांस्टेंट मानकर इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो ये फॉर्म आती है। अगर आपने ये किया है तो आपका ये सही हो जाएगा। ओके, तो अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न के अंदर क्या पूछा है? पी ए बराबर हमें दे रखा था 0.4, पी बी हमें दे रखा था 0.8 और हमें पी बी अपॉन ए दे रखा था 0.6। तो हमें पी ए अपॉन बी निकालना था। पी ए अपॉन बी कैसे निकालेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी निकाल देंगे। ओके, फिर यहाँ पे 0.4 मतलब यहाँ पे अगर पी बी अपॉन ए निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी के पी ए के अनुसार हम निकालते हैं इसको। फिर यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे पी बी की वैल्यू 0.8 हो जाएगी और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3। ओके, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि पूछा गया सेक एक्स प्लस 10x बराबर क्या दे रखा है? 1 की पावर x। तो हमें कोस थीटा पूछा था कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि सेक एक्स माइनस 10x बराबर 1 की पावर माइनस x होता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 2 सेक एक्स बराबर 1 की पावर x प्लस 1 की पावर माइनस x हो जाएगी। वो 2 नीचे चलेगा और सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1/a कोस एक्स। ओके, तो कोस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/1 की पावर एक्स प्लस 1 की पावर माइनस एक्स। अगर आपने किया है तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या कि इसके अंदर x बराबर साइन टी दे रखा था, y बराबर टेन टी दे रखा था, हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना था। तो पहले हम क्या करेंगे? टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, फिर बाद में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। इसके अंदर बच्चों की क्या गलती हुई होगी? उन्होंने डी एक्स मतलब डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आखिरी में ये भी रखनी होती है। ओके, तो इसका भी जो वैल्यू आएगी 3 सेक की पावर 4 टी प्लस 10 टी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने ये किया है तो आपकी श्योर ये सही होगा। इसके बाद में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो है कि y बराबर साइन एक्स दे रखा था। एक्स से 0 से लेकर मतलब साइन एक्स का आपको ग्राफ बनाना था और यहाँ पे 0 से लेकर π/2 के बीच में कितना वैल्यू हो जाएगी? 1। तो आपने अगर 1 किया तो आपकी वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। तो समबाहु क्षेत्रफल 1 हो जाएगा। इसके बाद में जो प्रश्न पूछे गए हैं कि आप x बराबर √4 प्लस x माइनस 2 अपॉन x, तो x बराबर 0 पर संतुष्ट है तो अब 0 की वैल्यू बताने लिए हमें लिमिट निकालनी थी 4 प्लस एक्स माइनस 2। तो ये 0.0 की फॉर्म बन रही है। एक बार इसका अवकलन कर देते, एक बार अवकलन करने से इसकी फॉर्म कितनी आ जाती? 1/4 और इसका मान 1/4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन प्रक्षेप का है कि एक सदिश दे रखी थी, उसका दूसरे सदिश पर अपना प्रक्षेप निकालना था। मतलब आई माइनस 2 आई जे प्लस के कैप और आई माइनस 4j प्लस 7k के पर प्रक्षेप ज्ञात करना था। तो पर निकालना है तो नीचे रख देंगे इसका मैग्नीट्यूड और इन दोनों को गुणा करके ऊपर रख देंगे तो इसका जो आ जाएगा प्रक्षेप आ जाएगा। ओके, जिन बच्चों ने इसका प्रक्षेप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया? 4 4 8 8 7 कितने आ गए? 15 और नीचे आ जाएंगे 16 16 32 और यहाँ पे प्लस 49। मतलब यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी 9 10 11 के 1 असली के 1 4 4 4 8। तो 81 मतलब आपके 15/9 आई होगी या आपके इसको काट कुटवा के यहाँ पे 5 3 15 हो जाएंगे, 3 3 9 5/3 के लगभग आपकी वैल्यू आई होगी। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया है वाई जेड समतल के समांतर है इससे ए दूरी पर हो तो यहाँ पे इसका समीकरण ज्ञात करना था। वाई जेड समतल समीकरण का क्या होता है? एक्स बराबर 0 होता है, हम दो जानते हैं, लेकिन ए दूरी दे रखी है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो भी बच्चे एक्स बराबर ए करके आए उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 3 संख्या दे रखी थी जीपी में है तो 3 संख्या जीपी में होने का क्या फॉर्मूला होता है? बी बराबर AC होता है। जो भी बच्चे बी स्क्वायर बराबर AC करके आए उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके,
इसके बाद में x बराबर 2t दे रखा था, y बराबर 3t स्क्वायर दे रखा था, हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना था। तो मैं बता दूं ये उसी तरह होगा जो हम पहले परसेंट किए थे, उसी के अनुसार पहले हमें डी वाई अपॉन डी टी निकालना था, डी एक्स अपॉन डी टी निकालना था, फिर हमें एक बार और करना था डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आखिरी में रख के ही इसको सोल्व करना था। तो इसका मान आएगा 3/2 जो कि इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया है इसकी नियतता का समीकरण क्या होगा, तो हमें दे रखा था मतलब हमारी जो नाभिलंब का समीकरण दे रखा था, इसके अंदर ए की वैल्यू कितना आ गया था -1। ओके, -1 आ जाएगा, मतलब -a आ जाएगा। तो इसका जो प्लस ए क्या हो जाएगा, नियतता हो जाएगी। मतलब इसकी नाभि पूछते तो अक्ष बराबर -a हो जाती और इसका जो नियतता है अक्ष बराबर a हो जाएगी। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया कि sin π/12 और π/12 मतलब ये कितने किसकी वैल्यू होती है, sin 75 और sin 15 की वैल्यू होती है। sin 75 की वैल्यू हम जानते हैं कि क्या होती है, √3 + 1 अपॉन √2 और sin 15 की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2√2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया वो एक मतलब सारणी दे रखी थी, उसके अंदर √3 दे रखा था, 3 √3 दे रखा था, √5 तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना था। तो इसका क्या हो जाएगा, 9 - -5 करके इसको सॉल्व करेंगे तो 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे 14 करके आए उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, अब इसको फाइंड करना था कि सेंटर ऑफ x - x1 x - x2 y - y-2 और यहाँ y - y2। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके बिंदु निकालते हैं, x1, y1 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x2, y2। ओके, तो इसकी जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन x2 + y2 अपॉन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया वह है ए का रिलेशन बी से दे रखा है, ए बी से छोटा है, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल है। तो आपको यहाँ पे बताना था ये संक्रामक है या ये दूसरा समीकरण है। तो मैं बता दूँ ये सम्मित नहीं है ये, और ये सम्मित नहीं है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे संक्रामक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समतुल्य सम्मित दोनों नहीं है, ये सिर्फ संक्रामक संबंध है। अब इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया है वह है 1 + x⁸ में r व r+4 पद के गुणांक बराबर है। तो इन दोनों के पद बराबर है तो इनका जो फॉर्मूला होता है r+4 - 2 = 8 हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया वह एक समाकलन से पूछा गया था। समाकलन क्या दे रखा था, -2 से 2 दे रखा था। यहाँ पे ax³ + bx + c यहाँ इसका समाकलन करना है। ये किस पर निर्भर करता है, विषम घात होती है वो तो हट जाती है, तो ये सिर्फ सी पर निर्भर करता है जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया वो है लिमिट x की वैल्यू π/2 cos x अपॉन x - π/2। तो यहाँ पे इसको अगर इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -sin x आ जाएगा। -sin x की वैल्यू अगर 0 π/2 रखते हैं तो यहाँ पे -1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आगे पूछी गई है cos 7x cos 4x dx, तो मैं बता दूँ इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे cos 11x + cos 3x हो जाएगा। ओके, कैसे आया, ये cos c और प्लस cos d वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना था। ओके, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद 7 4 कितना हो जाएगा 11 और 7 - 4 कितना हो जाएगा 3। तो इससे अगर हम इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया है 2 + i⁻, 2 - i और यहाँ पे प्योरली काल्पनिक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 2α - 1 बराबर 0 आएगा। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी जो कि आपकी करेक्ट होगी। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया है मैथ के क्वेश्चन के होने के बाद में अब इंग्लिश का सेक्शन आ जाता है। इंग्लिश के अंदर आप पूछा गया है जोवियल का सिनोनिम्स आपको पूछा गया था, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा चीयरफुल। ओके, जोवियल का जो सिनोनिम्स है चीयरफुल हो जाएगा। इसके बाद में इम्पार्शियल का एंटोनिम्स पूछा था जो कि वाइज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया था वो है नाउन फॉर्म ऑफ प्रीफेयर का जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है प्रेफरेंस। ओके, प्रेफरेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसस्पेल्ड वर्ड पूछी गई थी जिसके अंदर प्लेटफॉर्म दिया हुआ था, प्लेटफॉर्म जो मिसस्पेल्ड वर्ड था, तो प्लेटफॉर्म को आपको याद रखना था, प्लेटफॉर्म की मिसस्पेल्ड दिया हुआ था। इसके बाद में द पेशेंट दे रखा था, बिफोर दे रखा था, द डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ, पेशेंट मर गया था, तो हैड डाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया है माई यंगर ब्रदर, यहाँ पे माई यहाँ पे सिक चाइल्ड, तो माई यंगर ब्रदर दे रखा है लुक्स आफ्टर आ जाएगा, क्योंकि लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करता है मेरे सिक चाइल्ड का, तो यहाँ पे लुक्स आफ्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पूछा गया था ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ लाइफ आर थॉट स्पीच एंड प्रेयर, तो ग्रेटेस्ट के पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, क्योंकि अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इट इफ ई रिसीव्स माई लेटर इन टाइम ई, यहाँ पे ये शुड बी एबल टू चेंज, तो यहाँ पे मैं बता दूँ अगर इफ वाला सेंटेंस आता है ये काल्पनिक हो जाता है, और काल्पनिक के साथ यहाँ पे वुड दे रखा है, तो वुड दे रखा तो यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा, तो रिसीव की जगह क्या आ जाएगा, रिसीव्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे रिसीव्ड करके आए उन बच्चों को यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया मोहन गोट डाइवर्स, यहाँ पे डॉट हिज वाइफ, तो इस वाइफ को क्या देता है, डाइवोर्स देता है, डाइवोर्स के साथ तो प्रीपोजिशन होती है जो कि है फ्रॉम, ओके, फ्रॉम हिज वाइफ। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया द प्लेस वेयर बी, यहाँ पे शेयर दैट, तो ये ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या करते हैं, बी शेयर करते हैं, तो वहाँ कहाँ हो जाएगी, वो FID इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे इसके अंदर वन वर्ड के अंदर FID करके आए हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द पुलिस फॉर द थीफ, यहाँ पे एक इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा था, उसको डायरेक्ट दे रखा था, इनडायरेक्ट में बदलना था, तो इसमें मैं बता दूँ जो भी नरेशन के अंदर द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस करके आए हैं उन दोनों का, उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है द क्रॉकरेज शेड एट दिस शॉप इज चीप, तो द क्रॉकरेज शेड यहाँ पे जो मैं मतलब दू की जो इज है वो इज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे द क्रॉकरेज है वो बहुवचन हो जाता है, बहुवचन की जगह आर आता है, इज नहीं आएगा। जो भी बच्चे इसके अंदर आर करके आए हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट होगा। अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स के अंदर आपको पूछा गया है सीमांत वेग का सूत्र, तो सीमांत वेग का सूत्र होता है 2/9 आर स्क्वायर, यहाँ पे रो माइनस सिग्मा हो जाएगा, और यहाँ पे नीटा हो जाएगा, और यहाँ पे जी हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे ये करके आए हैं 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा, उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से असत्य कथन बताना था, तो वो असत्य कथन कौन सा था कि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे एक त्वरण पूछा गया था कि परसेंट ए बराबर ओमेगा स्क्वायर ए में ए बराबर 7.5 तथा ओमेगा यहाँ पर 3.5 दे रखा था, तो त्वरण का मान हमें बताना था। तो इस सूत्र के अनुसार हमें ए का और ओमेगा का मान लिख देते तो ए का मान आ जाता। ओके, ए का मान दे रखा था, तो हमें आयाम पूछा होगा, 30/49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने आंसर दे दिया है। इसके बाद में ये प्रश्न पूछा गया है यदि n बराबर 2 × 10⁻14 तथा लैम्डा बराबर 5000 हेंगस्टन है तो अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना था। तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, म्यू बराबर c/n लैम्डा होता है, c का मान दे रखा, मतलब यहाँ पे c का मान कितना होता है 3 × 10⁸ होता है, और यहाँ पे n का मान हमें दे रखा था 2 × 10⁻14, लैम्डा में दे रखा था, उसका मान रख के हम 3 इसका वैल्यू निकाल देंगे। जो भी 3 करके आए उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दे रखा है यदि त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तो फिर से चालू होगी। हमें ये फॉर्मूला जानते हैं कि t² समानुपातिक कितना होता है, r³ होता है, उसके अंदर हमने अगर 4 रखा तो 4 की वैल्यू यहाँ पे रखने पर कितनी आ जाती है, 8t आ जाएगी। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया है कि चालक तार की त्रिज्या r को 2r करने पर प्रतिरोधकता का अनुपात, यदि हम 4 को r से 2r करते हैं, ओके, तो अगर त्रिज्या मतलब प्रतिरोधकता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नेचर और ताप पर ही डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिरोधकता का मान होगा समान रहेगा या 1:1 रहेगा। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिकेंद्रीय बल में r को 2r करने पर अभिकेंद्रीय बल का मान बताना था। इसमें r से 2r करने पर इसके अभिकेंद्रीय बल का मान बताना था, तो वो r बराबर mv²/r होता है, और इसके अंदर अगर r की वैल्यू 2,1 हो जाएगी। ओके, r की जगह 2 रखेंगे और r की जगह 1 रखेंगे, जो कि ओके इसका जो वैल्यू होगा 2/1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं हम रागा वाले सेक्शन की तरफ, जो कि पूछा गया है संसद की दोनों बैठकों में अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है। तो संसद की दोनों बैठकों के अंदर 6 महीने का अंतराल हो सकता है। ओके, 6 महीने का अंतराल हो सकता है। इसके आगे जो प्रश्न पूछा है HTML की फुल फॉर्म पूछा था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने प्राप्त की। तो पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने प्राप्त किए थे, जो कि 126 थे। अगर आपको फिर इसके बाद में कौन सा देश आ जाता है, वो है चीन। ओके, इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया, बौद्ध धर्म में पूजा स्थलों को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में पूजा स्थलों को हम चैत्य कहते हैं। जो भी बच्चे चैत्य करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया, हाल ही में किस कृषि विशेषज्ञ का निधन हुआ। तो हेमंत स्वामीनाथन का हुआ। ये किससे संबंधित थे, वे कृषि से संबंधित थे। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रश्न, पूर्वी तट व पश्चिमी तट के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है। तो पूर्वी तट और जो पश्चिमी तट है उसके मिलन को नीलगिरी संगम कहा जाता है। अब आगे जो प्रश्न दे रखा था, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है, 8/5 है। तो इनका लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत CP/SP कितना दे रखा था, 5/8। तो इसके अंदर 3 जोड़ेंगे और इसके अंदर मतलब इसके अंदर से 3 जोड़ेंगे और 3 घटाएंगे। ओके, तो ये 3/5 आ जाएगा। ये 3 इसके अंदर 3 घटाएंगे, 3/5 इंटू इक्वल टू 60% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे 60% करके आए थे उन बच्चों के यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा है, दो संख्या को LCM हमें दे रखा था 161 और यहाँ पे 3y-x होगा जब दोनों संख्याएं सहभाज्य हो। तो पहली संख्या 23 थी, दूसरी संख्या 7 थी, तो अतः 3y-x दे रखा था। तो y का मान कितना आ गया, 7, और y का मान 7 आ गया। क्योंकि यहाँ पे y छोटा दे रखा तो छोटा वाला 7 हो जाएगा, x का मान 23 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो इसका मान -2 आ जाएगा। ओके, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इसका मान निकाल देंगे। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, 60 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे में यात्रा पूरी की तो 6 घंटे में पूरी करना हो तो चाल और दूरी होगा। अगर 6 घंटे मतलब 6 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हम चलते हैं तो 4 घंटे में पूरे करते हैं तो हमारा जो वेग होगा 40 किलोमीटर हो जाएगा। 6 घंटे में पूरी यात्रा कितनी हो जाएगी, 480 किलोमीटर हो जाएगी। वेग पूछे तो ये कर देंगे, और अगर टाइम पूछा मतलब दूरी पूछा है तो वो 480 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया है, एक बिंदु संख्या तेरह गति x/y है तो अंश में 10% की बढ़ती करते हैं तथा दूसरे में 10% की कमी करते हैं तो 4/5 हो जाएगा। तो अगर हम अंश में और y में मतलब अंश में और हर में 4 मतलब 10% की हानि करते हैं तो इसके अंदर तो 10% रह जाएगा, लेकिन इसके अंदर 90% रह जाएगा। इस तरह से हम इसको निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 36/55, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।